हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं बंटी सिंह रावत आज आपके लिए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसका पहला पार्ट हमने पहली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। और आज की क्लास के अंदर हम आज इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने फ्लावर से रिलेटेड, फूल से रिलेटेड उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और जनन की प्रक्रिया में कौन कौन से उसके अंग हैं जो भाग लेते हैं, उसका डायग्राम भी हमने देखा था। ये सारी बातों को हमने कल की क्लास के अंदर देखा था। तो कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा इसका सेकंड पार्ट है और उसका जो लिंक है ना, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस क्लास के अंदर अब हमारा अगला पार्ट आ जाता है हमारे पास, ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी हम बात करने वाले हैं अब सीधी सीधी सी बात कि जो पराग कोश के अंदर पराग कणों का जो निर्माण हो रहा था, वो निर्माण किस तरीके से होता है, क्या उसकी प्रोसेस है। यानी हम परागकण के निर्माण की कहानी पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, पराग कोश के अंदर। बाकी की संरचना के बारे में हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। तो बात करते हैं। देखो, हमारे पास एक पराग कोश के अंदर 4 हमें लघु बीजाणु धानी मिल रही थी, ठीक है ना। इन 4 लघु बीजाणु धानियों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं, कुछ बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं। कोशिकाओं का समूह जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब इस ऊतक के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की वजह से क्या होता है, ये जो संरचना थी ये क्या करती है, अपनी वृद्धि करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है, मतलब वृद्धि करती है। इससे हमें बीजाणुजन मात्र कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखना, सबसे पहला काम हमारे पास था कि बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बीजाणुजन मात्र कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इस बीजाणुजन मात्र कोशिका में फिर वापस होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। भाई इसी को तो कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और समसूत्री कोशिका विभाजन के अंदर एक कोशिका से सिर्फ 2 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जैसे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो उससे कितनी संरचनाओं का निर्माण हो गया, 4, जिन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। अब ये चारों लघु बीजाणु पहले तो आपस में जुड़े रहते हैं। जब तक ये जुड़े रहते हैं तब तक हम इनको चतुष्क कहते हैं। इन लघु बीजाणुओं को जब तक आपस में ज्वाइंट रहती हैं, बाद में क्या हो जाता है, ये चारों के चारों क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। जब तक जुड़े रहते हैं इन लघु बीजाणुओं को हम क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। और यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार 4 पराग कणों का निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस परागकोश के अंदर चलती रहती है, इसलिए बहुत सारे पराग कणों का निर्माण होता रहता है। एक ही परागकोश के अंदर बहुत सारे पराग कणों का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, लघु बीजाणु जनन कह देते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्लियर बात। देखते हैं अब भाई, ये पराग कोश था, जब उसके अंदर पराग कोशों का निर्माण हो चुका है तो उन पराग कोशों का स्फुटन होना पड़ेगा। यानी हम उन्हें उसके अंदर से पराग कणों को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। क्योंकि जब तक पराग कोश से परागकण बाहर नहीं निकलेंगे तब तक परागण की क्रिया नहीं होगी, तब तक नए बीज का निर्माण नहीं होगा। तो वो प्रोसेस है। अब हमें एक फूल से परागकणों को उसी पौधे के या तो दूसरे फूल पर भेजना है या किसी दूसरे पौधे के दूसरे फूल पर हमें परागकणों को भेजना है। इसके लिए परागकोश का क्या होना होगा भाई, स्फुटन होगा। परागकोश अब क्या होगा, फटेगा। तो क्या होता है, देखो परागकोश में कुल 4 स्तर होते हैं, जो हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। जिनमें से है बाह्य स्तर, एक है अंत स्तर, एक है मध्य स्तर और एक टेपिटम।
इनके भाई नाम याद रखना, पहला स्तर ये है, दूसरा स्तर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है भाई, ठीक है। और चौथे वाले को मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। क्लियर बात। अब पराग कोश के परिपक्व होने पर जो मध्य परत होती है सेकंड वाली और टेपिटम जो फोर्थ वाली, ये तो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये दोनों का अब कोई काम नहीं बचा है। जैसे ही परागकोश पूरी तरीके से निर्माण हो जाता है परागकोश का, उसके बाद जो हमारी सेकंड परत है, मध्य परत जिसको कह रहे हैं, और टेपिटम जिसे हम कह रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब स्टोमियम वाले स्थान पर जो हमारी अंत स्तर वाली परत होती है, स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंत स्तर की कोशिकाएं, जिनमें से जल की क्या हो जाती है भाई, हानि हो जाती है, और ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है। मतलब अंत स्तर की कोशिकाएं सिकुड़ जाती है क्योंकि उनसे पानी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बाह्य स्तर होता है उस पर तनाव बढ़ने लगता है और परागकोश स्टोमियम स्थान से क्या हो जाता है, फट जाता है। अब कहोगे आपका ये स्टोमियम क्या होता है, तो देखो भाई हमारा ये परागकोश है, ये परागकोश है, तो परागकोश यहाँ से फटना शुरू होगा, ये वाले भाग से फटना क्या होगा, शुरू होगा। तो ये जो अक्ष बन रही है इसको हम क्या कह देते हैं, स्टोमियम, और ये ऐसे फटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, फट गया। अब फटने के बाद परागकोश से परागकण क्या हो जाते हैं भाई, स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, परागकोश का स्फुटन। देखते हैं भाई डायग्राम में, ये हमारे पास परागकोश दे रखा है, एक परिपक्व परागकोश दे रखा है, ये वाला भाग हमारा, पूरे को तो हम पुंकेसर कहते हैं। ऐसी बहुत सारी संरचनाएं जब पुंकेसर की मिलके इकट्ठी हो जाती हैं फूल के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं भाई, पुमंग कहते हैं, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। अब ये परागकोश का ये वाला जो भाग है ना, ये दरार यहाँ से पड़ने वाली है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये पूरी लाइन जो दिखाई दे रही है, ये ऐसी लाइनें कितनी होंगी इसके अंदर, 4 होंगी। वहीं से ये फटना क्या होता है, शुरू होता है, यहाँ से इसमें क्या पड़ गई, देखो एक दरार पड़ गई है, दरार का निर्माण हो गया है। तो मतलब हम बात करें कि परागकोश के अंदर दरार नुमा संरचना का निर्माण होता है, फिर परागकोश की ये दरार फट जाती है, परागकोश इस परागकण से क्या निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, और परागकोण क्या हो जाते हैं, परागकण क्या हो जाते हैं, यहाँ से स्वतंत्र हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, परागकोश सहित दे रखा है, इसके अंदर जैसे ही दरार का बनना शुरू हुआ तो ये फटना शुरू हो गया, और इससे परागकोश का मुंह क्या हो गया, खुल गया, और मुंह खुलने के बाद परागकण उससे क्या निकलने लगे, बाहर निकलने लगे। इस तरीके से इस परागकोश से परागकण क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। बाकी की ये बातें हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास के अंदर, जिसमें हम परागकोश की दीवार की परतों की यदि बात करें तो कितनी परतें होती हैं, 4 परत होती हैं, जिसमें से सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं, अंतः स्तर कहते हैं, मध्य परत कहते हैं, टेपिटम कहते हैं, और अंदर स्थित है कौन, पराग कण, जिनको हम कह देते हैं। क्लियर बात। तो ये जो संरचना है ये हमें यही बता रहा है कि परागकोश का स्फुटन इस तरीके से होता है और परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाती हैं। अब ये परागकण कहीं पे भी जाकर परागण की क्रिया करने के लिए तैयार है। अब परागण कर सकते हैं कहीं पे भी जाकर, तो ये कहाँ पहुंचेंगे, ये स्त्री केसर पर पहुंचेंगे, वहां वर्तिकाग्र वाली संरचना मिलेगी, वहां जाके परागकण पहुंचेंगे, वहां से फिर ये अंडाशय तक परागकण पहुंचेंगे, और फिर निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब नरीगुमुकोद्भिद, यानी हम इसी परागकण के बारे में बात करते हैं कि इस परागकण का विकास कैसे हुआ है। अभी तक तो हमने परागकोश का फटना पढ़ा था, लेकिन इस परागकण का निर्माण किस तरीके से होता है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, उस संरचना को हमें इसके अंदर देखना है। तो परागकोश का फटना और परागकोश से परागकणों का बाहर निकलना, ये प्रोसेस तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे लघु बीजाणु जो हैं, परागकण जो हैं, वो क्या है, कैसे इनके अंदर क्या संरचनाएं होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणु जन कोशिका होती है, जो कि कैसी होती है, द्विगुणित होती है। इस बात को याद रखना है। मतलब परागकोश में स्थित सूक्ष्म बीजाणु जन कोशिका द्विगुणित होती है। इस द्विगुणित कोशिका के अंदर मियोसिस यानी बोले तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे चार संरचनाओं का निर्माण होगा, जिसे हम चतुष्क कहेंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 हैप्लॉइड सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि अब कैसे हो गए, अगुणित। ये कैसे थे,
द्विगुणित और ये कैसे हो गए अगुणित। मतलब हम बात करें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो चतुष्क नाम देंगे। अब इन चतुष्क अभी जो जुड़े हुए हैं इनका फिर क्या होगा, विघटन होगा। ये सेपरेट होंगे, ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक एकल सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण हो गया, इसके विघटन के अलग अलग निर्माण इनका हो गया। अब प्रोसेस होती है इसके अंदर माइटोसिस, जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री, अब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की वजह से इसके अंदर दो केंद्रक बनते हैं। एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे हम वानस्पतिक केंद्रक कहते हैं, एक छोटा केंद्रक होता है जिसे हम जनन केंद्रक कहते हैं। याद रखना है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक बड़े केंद्रक का निर्माण होता है, उसे हम वानस्पतिक केंद्रक कहते हैं, और एक छोटे केंद्रक का निर्माण होता है जिसे हम जनन केंद्रक कहते हैं। इन संरचना का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बात की जाए फिफ्थ पॉइंट, यहाँ आ गए अब हम त्रिकेंद्रीय अवस्था। अब क्या होता है, ये जो जनन केंद्रक होता है हमारे पास छोटा वाला, इस जनन केंद्र का पुनः इसमें समसूत्री विभाजन होता है। दोबारा से फिर से समसूत्री विभाजन होता है, याद रखना है, समसूत्री विभाजन। तो फिर से समसूत्री विभाजन की वजह से तो इसके अंदर एक केंद्रक और बन जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं इसके अंदर दो नरयुग्मकों का निर्माण हो गया। बोले तो अब टोटल 3 केंद्रक इसके अंदर हो गए हैं। एक बड़ा वाला जिसको हम वानस्पतिक केंद्रक कहते हैं, और दो छोटे वाले जिन्हें हम यहाँ पर नरयुग्मक नाम दिया जाएगा। और यही हमारा एक परिपक्व परागकण कहलाता है, जिसे हम नरयुग्मकोद्भिद भी कहते हैं। इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखा जाए बाहर, जैसे ही इसको बाहर से देखा जाता है तो इसका सबसे बाहरी वाला आवरण दिखाई देता है जिसे हम एक्साइन कहते हैं। अंतः आवरण को हम इंटाइन कहते हैं। इसके अंदर कुछ पराग छिद्र पाए जाते हैं जिनके अंदर कुछ संरचनाएं अंदर जाएंगी और वहां से क्या आएंगी, बाहर। ये बड़ा वाला केंद्रक जिसको हम वनस्पतिक केंद्रक कहते हैं, और बाकी के दोनों जो होते हैं ये हमारे नरयुग्मक कहलाते हैं। बाकी के इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल भी भरा रहता है जिसे हम कोश का द्रव्य कह देते हैं। तो ये याद रखना है, एक परिपक्व परागकण के अंदर यानी एक नरयुग्मकोद्भिद के अंदर इसमें दीवार है, इसके अंदर कोश का द्रव्य है, और 3 इसके क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। ये नरयुग्मकोद्भिद के बारे में आपको याद रखना है। ये नरयुग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया थी। क्लियर, देखते हैं आगे। अब ये बाकी का फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि परागकण की संरचना बनाइए। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, परागकण की संरचना बनाइए। तो बिल्कुल हमें इसकी बाहर से अंदर वाली सारी परतों के बारे के अंदर, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, वो सारी बातों के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास जो परागकण है जिसे हम नरयुग्मक कह रहे हैं, नरयुग्मकोद्भिद कह रहे हैं, तो परागकण नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये बात आपको याद रखना है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें 2 भित्तियां पाई जाती हैं, एक बाह्य भित्ति और एक अंतः भित्ति। बाह्य भित्ति को हम कहते हैं एक्साइन और अंतः भित्ति को हम कह देते हैं क्या, इंटाइन। ठीक है, देखते बात करते हैं। तो 2 परतें इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे भारी परत जिसको हम बाह्य चोल कह देते हैं, आंतरिक परत जिसको हम अंतःचोल या अंतः भित्ति कह देते हैं। तो जो हमारी बाह्य भित्ति होती है उसके अंदर कुछ उभार ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये कैसी होती है भाई, मोटी होती है, कठोर होती है, और ये इसकी सुरक्षात्मक परत कहलाती है, क्योंकि परागकण को उसके अंदर जो जो चीजें भरी हुई हैं उसकी रक्षा करने के लिए सबसे आउटर बाउंड्री भी हमें चाहिए, वो उसकी रक्षा करने का काम करती है, जो उसे हम क्या कह देते हैं, एक्साइन कह देते हैं। दूसरी होती है आंतरिक भित्ति जिसे अंतःचोल कहते हैं, जो कि पतली है, लचीली परत होती है। कैसी होती है, पतली और लचीली परत होती है। उसके अंदर हम जाके यदि देखें तो इसके अंदर हमें कोश का द्रव्य भरा हुआ मिलेगा जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सबसे बड़ा वाला जो केंद्रक है इसे हम वानस्पतिक कोशिका या वानस्पतिक केंद्रक कहते हैं, जो कि बड़ा होता है, न्यूक्लियस सहित होता है। दूसरा है हमारे पास एक जनन कोशिका होती है जिसके आगे चल के 2 नरयुग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, या जनन कोशिका या जनन केंद्रक हम इसके कह देते हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम अंकुर रंध्र भी कह सकते हैं, जहां से होके क्या होगी भाई, पराग नलिका के निकलने का जो स्थान होता है, पराग नलिका का क्या होगा, इसके अंदर निर्माण होगा। यही पराग नलिका
इनके अंदर के भाग को लेकर अंडाशय के पास पहुंचेगी और वहां जाके इसका क्या होगा, निषेचन। तो उससे तो पहले हम इसकी परागकण की संरचना ही देख रहे थे कि एक परागकण के अंदर क्या क्या भाग हमें दिखाई देते हैं। तो याद रखना है ये वाले भाग हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसकी भाई संरचना को। तो देखो बाह्यछोल, बाह्यछोल क्या होता है, एक अत्यधिक प्रतिरोधी बाहर का जो आवरण होता है इसका, जिसे हम बाह्यछोल कहते हैं, बाह्य भित्ति कह देते हैं, एक्जाइन कह देते हैं। ये बहुत प्रतिरोधी होती है और ये बसीय पदार्थ स्पोरोपोलेलिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। और ये जो पदार्थ है स्पोरोपोलिन किसी भी तापमान को, अम्ल क्षारीयता को आदि का प्रभाव इस पर कुछ नहीं पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जिस पर ना तो ताप का, ना दाब का, ना अम्ल का, ना क्षार का, किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं करता है और ये फिर इस परागकण को बचाने का काम करती है। यही कारण है कि परागकण बहुत लंबे समय तक रखे रहने पर, पड़े रहने पर प्रकृति में इनका कोई जैविक अपघटन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम स्पोरोपोलिन कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर भाई? देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अंतःछोल की। अंतःछोल टेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी परत होती है और अंतःछोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। अंतःछोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। अब पराग कणों का परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन होना शुरू हो जाता है और दो केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण, जिनमें से एक को तो कहते हैं हम वर्धी केंद्रक और दूसरे को कहते हैं हम जनन केंद्रक। इसी वर्धी केंद्रक को हम वानस्पतिक केंद्रक भी बोल देते हैं। याद रखना, घबराना नहीं, इससे पहले इसका नाम आ चुका है वानस्पतिक केंद्रक। ठीक है, ये संरचना का निर्माण हो गया। केंद्रक विभाजन के बाद फिर इसका जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है उसमें विभाजन होता है और फिर वर्धी कोशिका और जनन कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण। आगे चल के इन्हीं से वर्धी कोशिका से वर्धी केंद्रक बनेगा और जनन कोशिका से फिर आगे चल के जनन केंद्रक का होगा क्या, निर्माण। ठीक है। अब बाह्यछोल में जगह जगह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं, जिनसे ही होकर परागनलिका निकलती है। ये बात भी आपको याद रखना है। ये द्विकोश की अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया तुरंत मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएंगे भाई, नर भाग है तो अब पौधे के मादा भाग पर ही पहुंचने का काम कर देंगे। जैसे ही ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण का अंकुरण होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है और परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःछोल द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है और जो स्त्री केसर में क्या हो जाती है, प्रवेश कर देती है और यही परागनलिका बढ़ते हुए फिर कहाँ पहुंच जाती है, बीजांड में प्रवेश कर जाती है। जनन कोशिका परागनलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंच जाती है और जनन कोशिका परागनलिका के रास्ते में ही कुछ समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये सारी प्रोसेस अब कब हो रही है भाई, निषेचन होने से पहले की सारी क्रियाएं अभी तक जो चल रही है। ठीक है, निषेचन होने के बाद पौधे के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं जी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर बात? नेक्स्ट आ जाते हैं, अब जायांग वाले भाग को पढ़ते हैं, जो कि पौधे का कैसा भाग है भाई, मादा भाग। ये बात भी आपको याद रखना है, डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में कि जायांग पुष्प का मादा भाग होता है जिसकी इकाई को हम क्या कहते थे, स्त्री केसर या फिर अंडब भी कह देते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचनाएं होती हैं, पढ़ चुके हैं इसको। हम एक को तो बोलते हैं वर्तिकाग्र, जो कि इसका ऊपर वाला भाग जो होता है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये गर्दन वाला जो भाग है जो इसका वर्तिका कहलाता है। फिर ये अंडाकार फूला हुआ जो भाग होता है इसका, उसे हम अंडाशय कह देते हैं। मतलब 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब परागकण यहीं पर आएंगे, जब परागकोश से परागकण निकल जाएंगे, बाहर स्वतंत्र हो जाएंगे, तो परागकण यहाँ पर आने वाले हैं। तो स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को ही हम क्या कह देते हैं, वर्तिका कह देते हैं। ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, इनके नाम दे रखे हैं, हमें याद रखना है। सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। फिर इसका जो नीचे वाला भाग वर्तिकाग्र,
फिर ये वर्तिका नलिका कहलाती है, फिर ये अंडाशय की भित्ति, अंडाशय आ गया, अंडाशय गुहा बोलेंगे, फिर इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, अंडाशय के अंदर बीजांड रहते हैं, ठीक है ना, बीजांड। और बीजांड जिस संरचना से जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर प्लेसेंटा कह देते हैं। मतलब इन सारी चीजों से मिलकर काय का निर्माण होता है, अंडाशय का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जायांग या पुष्प का मादा जननांग होता है, सामान्यतः एक या अधिक कार्पलों से मिलकर बना होता है। इसके भाग हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अंडाशय के भीतर क्या मिलेगा हमें, अंडाशय गुहा मिलेगी, जिसके अंदर हमें प्लेसेंटा और कहीं कहीं पे बीजांड लगे होते हैं, जिसे हम ओव्यूल कहेंगे। आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं, अब ये वाला भाग आ गया हमारे पास क्या, बीजांड। देखते हैं भाई इसको, बीजांड जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ये जो संरचनाएं हैं हमारी, ये जो संरचनाएं, इनको अब हम जूम करके या माइक्रोस्कोप से अब इन संरचनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। ये भी काम की संरचनाएं, इनके बगैर कुछ नहीं होने वाला, इनके बगैर बीज का निर्माण नहीं होने वाला, निषेचन नहीं होने वाला है। तो यही जो संरचना है, अब इसको हम उठाकर और जूम करके इसको अब हम देखते हैं। तो ये है हमारे पास क्या, बीजांड, तो जिसको कह देते हैं हम बीजांड की संरचना। एक इस तरीके की संरचना हमें दिखाई देती है। इसके भागों के नाम यदि हम देखें तो किस भाग को किस नाम से जाना जाता है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इनके इंग्लिश में भी नाम याद रख सकते हो, हिंदी में भी नाम आप याद रख सकते हो। इनकी संरचना कहीं कहीं आपने डायग्राम के अंदर देखा होगा कि ये वाला जो मुंह है वो कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी ऐसे भी घुमा हुआ हो सकता है, कभी ऐसे ऐसे, वो डिपेंड करता है आपने डायग्राम को किस तरीके से सामने रखा हुआ है। अलग अलग स्थिति में इसकी संरचना हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसकी जो खुली वाली संरचना, जहाँ पर ये दो भित्ति हैं, दोनों भित्तियां आपस में जुड़ी नहीं है, यहाँ का जो भाग होता है ना, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी बोले तो सूक्ष्म छिद्र, ठीक है। फिर सबसे भारी आवरण को हम इसका आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं, और अंदर वाले आवरण को हम इसका इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये सबसे भार वाला है और ये इसका अंदर वाला है, और ये सबसे इसका भार वाला भाग है, और ये संरचना ये है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये दो बात क्लियर। फिर जैसे ही हम इसके पास पहुंचे, अंदर हमें कुछ और संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं में से ये वाला भाग जो है ना, वो हमारे पास न्यूसेलस कहलाता है, और यहाँ पर तीन तरीके की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। बीचों बीच में हमें इसका एक नाभिक दिखाई देता है, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी ध्रुवीय नाभिक या केंद्रक बोला जाता है। जैसे ही फिर नीचे की तरफ पहुंचे तो दो कोशिकाएं छोटी छोटी, एक कोशिका बड़ी होती है, जे मिलकर आपस में अंड उपकरण बनाती है, जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं। यही हमारी अंड कोशिका है, और इसके साथ में दो सहायक कोशिकाएं और होती हैं। इन सबको मिलाकर हम नाम दे देते हैं क्या, भ्रूण कोश, यानी एम्ब्रियो सेक बोला जाता है। बाकी का ये भाग हम जानते हैं, जिससे बीजांड जुड़ा रहता है उसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं, और जहां पर ये सारे भाग स्थित होते हैं उसे हम बीजांड सन या बीजांड आसन कहते हैं, जिस पर ये सभी भाग या संरचनाएं रखी रहती हैं। एक नोट पॉइंट दे रखा है, बीजांड आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाला मादा जनन अंग है, जिसमें भ्रूण कोश मादा युग्मक स्थित होता है। इस बात को याद रखना है, यानी भ्रूण कोश जो बना हुआ है वो भ्रूण कोश है क्या हमारे पास, ये भ्रूण कोश हमारे पास मादा भाग है, इसका मादा जनन अंग हम बोले तो, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। अब जैसे ही यहाँ पर पराग नलिका इसके अंदर आएगी, पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करेगी, नर भाग अंदर आएगा और निषेचन की प्रक्रिया यहीं पर कंप्लीट होगी। ये बात क्लियर। देखते हैं आप इसकी संरचना। प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, बीजांड ग्रंथ पढ़ चुके हैं। बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा घिरा होता है, जिसमें से बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण तथा आंतरिक आवरण को अंतःअध्यावरण कहती है। ये बात क्लियर हमारी। नेक्स्ट देखिए, अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होते हैं, जिसे हम बीजांड द्वार यानी सूक्ष्म छिद्र या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड का वह भाग जहां से अध्यावरण निकलता है क्या कहलाता है भाई, निवाहक कहलाता है, जिस भाग से, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। ये बात याद रखना है।
बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाएं का एक समूह होता है जिसे हम बीजांडकाय न्यूक्लियस कहते थे। बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे ही हम क्या कह देते हैं भाई, भ्रूणकोश कह देते हैं। देखिए भाई पूरी संरचना, वैसे ये थैलीनुमा पूरी जो संरचना है ना, इसी को ही नाम दे रहे हैं हम यहाँ पर, क्या, भ्रूणकोश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निवाहक की तरफ ऊपर की तरफ होती हैं जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहती हैं, और भ्रूणकोश के मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। 3 कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ भी स्थित होती हैं जिनमें से मध्य कोशिका को हम क्या कह देते हैं, अंड कोशिका, और अगल बगल की कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रही हमारी सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका, और ये बड़ी वाली कोशिका को हम अंड कोशिका के नाम से जानते हैं, अंड कोशिका। क्लियर बात, देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा तो आता है हमारे पास बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन। यस, वहां परागकण को हमने बोला था क्या, लघु बीजाणु जनन, यहाँ बोलते हैं हम इसको क्या, गुरु बीजाणु जनन। तो देखते हैं भाई इसकी संरचनाओं के बारे में, थोड़ा सा देखिए डायग्राम आप। तो बीजांड के परिवर्तन के अंदर अलग अलग स्टेप हमें दे रखी हैं, अलग अलग संरचनाओं का इसके अंदर निर्माण होता है, तब जाकर एक कंप्लीट बीजांड का क्या होता है, निर्माण होता है। एक युवा बीजांड की यदि हम बात करें तो इसके अंदर वही माइक्रोपाइल है, बाह्य आवरण है, अध्यावरण है, न्यूक्लियस है, बीजांड मूलक है। अभी कोशिकाओं का निर्माण नहीं हुआ, अभी प्रोसेस इसके अंदर चल रही है, बाकी का ये डंठल है। जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं इसके अंदर उन कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियस का बनना शुरू हो जाता है बीचों बीच वाले भाग में। एक हाइपोडर्मल कोशिका का ओवार नुमा संरचना का भी यहाँ पर निर्माण हुआ है जिसको उभरती हुई कोशिका कह देते हैं हम। न्यूक्लियस बाकी के भाग हमारे पहले ही बन चुके थे। आगे चलते हैं तो इसका विभाजन फिर से हो जाता है, तो इससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, बाकी के आवरण जैसे के जैसे क्रिया चल रही है यहाँ पर। अब क्या होता है, इनको हम आर्की स्पोरियल कोशिकाएं कह देते हैं। ठीक है ना, प्री आर्की स्पोरियल कोशिका न्यूक्लियस बीजांड मूलक सब मिलकर इस संरचना का निर्माण बनाते हैं। फिर इनके अंदर विभाजन होता है, फिर विभाजित होकर ये 4 भागों में बट जाती हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण इनसे हो जाता है। अब इनमें से कुछ कोशिकाएं जिसको हम बोले बीजांड द्वार की तरफ चली जाती हैं, कुछ बीजांड द्वार के विपरीत चलना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से 3 कोशिकाएं यहाँ बन गई, 3 इधर बन गई, और बीच में 2 केंद्रक या कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से कंप्लीट बीजांड का परिवर्धन हो जाता है। ये पूरी एक स्टेप हमें दे रखी है जिसके अंदर, तो आगे देखते हैं। देखो क्या प्रक्रिया है हमारे पास। सबसे पहले युवा बीजांड था, फिर आर्की स्पोरियल कोशिकाएं बनी, फिर 2 बनी, फिर ये आपस में दोनों मिल जाती हैं, फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, 3 का लोप हो जाता है, फिर इनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है और भ्रूण कोश का क्या हो जाता है भाई, निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस इसके अंदर होती है। क्लियर, देखते हैं। बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं। बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्ध स्तरी की कोशिकाएं आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कोई सी भी कोशिका हो सकती है। इसका कोशिका जरा गाढ़ा होता है, केंद्रक बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसे हम प्रपशु कोशिका कह देते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अब ये प्रपशु कोशिका आर्की स्पोरियल कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे बाहर की तरफ प्राथमिक वित्तीय कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण, और भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण। ये प्रोसेस इसके अंदर चल रही है। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, उसका काम जो भी है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, और अर्धसूत्री से 4 का ही निर्माण होगा। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर हमारे पास कितना बचा भाई, 1 बचा। इसकी बात करते हैं। एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। गुरु बीजाणु, इसी को ही हम क्या कह देते हैं, भ्रूण कोश, या बोले तो मादा युग्मकोद्भिद बोल दिया जाता है। क्लियर, भ्रूण कोश या फिर
मादा युग्मकोद्भिद। तो इसकी भी हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। देखते हैं, डायग्राम हमें सबके बनाकर दे रखे हैं कि कहाँ क्या प्रोसेस हमारे पास हो रही है। तो ये रहा हमारे पास गुरु बीजाणु। सबसे पहले न्यूसेलस की एक कोशिका बड़ी होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करने लगती है। सबसे पहला काम ये है हमारे पास यहाँ पर हो रहा है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, इससे फिर निर्माण हो जाता है इनके अंदर केंद्रक। एक कोशिका से कितनी, 4। अब इसमें से 3 कोशिकाएं तो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ एक ही कोशिका बचती है। 4 में से 3 ऊपर की ओर स्थित गुरु बीजाणु कोशिकाएं अपकर्षी हो जाती हैं, केवल निचली गुरु बीजाणु कोशिका कार्यशील रहती है। अब यही कार्यशील गुरु बीजाणु का प्रथम माइटोटिक विभाजन होता है और 2 नाभिकीय भ्रूण कोश का निर्माण होता है। मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो गया। मतलब यहाँ पर हुआ है इसमें कौन सा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। फिर दोबारा से समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ होगा तो 1 से कितनी बनेंगी, 2, और 1 से कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। अब क्या होता है, अब इसके अंदर क्या होगा, 4 नाभिकीय भ्रूण कोश हो गया हमारे पास। तृतीयक माइटोटिक विभाजन से 8 नाभिकीय भ्रूण कोश बन जाता है। फिर आगे बाकी की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब इसमें से 3 कोशिकाएं इसके ऊपर वाले भाग की ओर चली जाती हैं और 3 नीचे वाले भाग में रह जाती हैं और 2 कोशिकाएं इसके केंद्रक में ही रह जाती हैं। मतलब ये कितनी नाभिकीय संरचना हो गई आपकी, 8 नाभिकीय संरचना हो गई। इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका और इसके साथ में सहायक कोशिकाओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये हमारा एक परिपक्व भ्रूण कोश कहलाता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं 3, ध्रुवीय केंद्रक 2, अंड कोशिका 1 और सहायक कोशिका कितनी, 2 कहलाती हैं। इसलिए हम इससे विभाजन से 8 नाभिकीय मादा युग्मकोद्भूत, जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं, क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखना है ये वाली बात। प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ध्रुवीय केंद्रक कितने होते हैं, 2। अंड कोशिका 1 होती है और सहायक कोशिकाएं 2 होती हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 8 नाभिकीय संरचना का क्या हो गया हमारे पास, निर्माण हो चुका है। देखते हैं, बात करते हैं कि क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अंदर वाला भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं, अलग अलग, ठीक है, दोनों ध्रुवों पर। पुनः इन केंद्रकों में फिर से समसूत्री विभाजन होता है, 2 से 4 का फिर निर्माण हो जाता है। पुनः चारों केंद्रकों में फिर से समसूत्री विभाजन होता है और कितने, 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इनमें से 4 केंद्रक निवाक की तरफ और 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर स्थित हो जाते हैं। एक केंद्रक निवाक की ओर से तथा एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आकर स्थित हो जाती हैं। भाई इन्हीं को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। बाकी की ये 3 कोशिकाएं हमारी, एक ही हमारी बड़ी कोशिका, इसके साथ में इसकी हेल्पर कोशिका, ये संरचना हमारी बनकर तैयार हो जाती है। क्लियर बात। 3 केंद्रक जो निवाक की ओर स्थित होते हैं, इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन करके मध्य कोशिका या अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है तथा अगल बगल की कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका कहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश की बात करें तो इसके अंदर कोशिकाएं 7 हैं। केंद्रक कितने होते हैं भाई, 8 केंद्रकीय होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर बात, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी आज की ये क्लास, जिसके अंदर हमने इसका सेकंड पार्ट वाला भाग पढ़ा कि फूल के अंदर जनन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, फूल के विभिन्न भागों का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। ये सारी संरचनाएं हमने इस क्लास के अंदर पढ़ी थी और आगे आने वाली क्लास के अंदर हम इसका आगे वाला भाग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि परागण वगैरह। और तीसरी क्लास के अंदर कोशिश रहेगी कि अपना ये चैप्टर क्या हो जाए आपका कंप्लीट। मतलब पहले चैप्टर को हम 3 पार्टों में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया और तीसरा पार्ट आपके लिए अगली क्लास के साथ हम लेकर आएंगे। तो अभी तक भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो भाई वो सभी लोग दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए
आपको पहला चैप्टर कंप्लीटली आपको आगे आने वाली क्लास के साथ कंप्लीटली मिल जाएगा। तो आप एक बार इन क्लासों के नोट्सों को देखिए। यदि किसी को आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, यदि आप चाहते हो कि नहीं सर हमें इसका पीडीएफ भी चाहिए, हार्ड नोट्स भी चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाद बाकी का आप इनको डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इनको भेजिए। और कहीं भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है, क्लास के अंदर कोई वर्ड मीनिंग इसका कोई समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।